की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। वाराणसी पहुंचे दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लगाए बड़ा आरोप। कहा, मनीष सिसोदिया को जान से मारने की है साजिश। चितरंजन पार्क से उजाड़े जाने के संदर्भ में सिंधी समाज के लोगों ने सहायक नगर आयुक्त से की मुलाकात। बीएचयू महामना सेमिनार कॉम्प्लेक्स में एडनेट अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का हुआ आयोजन। और वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर अनोखा बैंक बनने जा रहा है, जहां दाह संस्कार के बाद जमा होंगी अस्थियां। और अब खबरें विस्तार से। वाराणसी पहुंचे दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बड़ा आरोप लगाया। कहा, मनीष सिसोदिया को जान से मारने की साजिश है। वाराणसी पहुंचे दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल पर मनीष सिसोदिया को जान से मारने की साजिश करने की बात कही। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया को अतिरिक्त सुरक्षा देनी चाहिए। मनोज तिवारी ने कहा कि मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम थे वो अब जेल में हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने कहा कि मनीष सिसोदिया को जेल में जान का खतरा है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि दिल्ली की सारी जेल दिल्ली सरकार के अंतर्गत है और उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल है, तो अरविंद केजरीवाल की सरकार के नियंत्रण वाले जेल में उनके पार्टी के इतने बड़े व्यक्ति जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं, उनकी जान को खतरा कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें जेल में कैसे मरवा सकती है। अरविंद केजरीवाल झूठ के चैंपियन हैं तो साजिशों के मास्टर हैं। मनीष सिसोदिया को अरविंद केजरीवाल ही मरवाना चाहते हैं क्योंकि उनके पास इनके खिलाफ सबूत है। उन्होंने कहा कि अगर मनीष सिसोदिया ने मुंह खोला तो मनोज तिवारी नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल फंसेंगे। जैसे व्हाट्सएप चैट रिट्रीव कर लिए गए हैं, 170 मोबाइल 6 महीना में खरीदे गए हैं, 170 किसी और नाम से उपयोग किया है मनीष सिसोदिया और उनके जो क्लोज सर्किट लोग हैं, और उसमें 14 मोबाइल के व्हाट्सएप कूचने के बाद भी रिट्रीव कर लिए गए। और उसी के आधार पे आज ईडी जब मनी लॉन्ड्रिंग का पूछताछ कर रही थी तो सीबीआई के बाद अब ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। अब वो आज से वो ईडी के गिरफ्त में है। तो मेरा माथा ठनका कि अरविंद केजरीवाल की जेल में मनीष सिसोदिया की जान का खतरा कैसे हो सकता है। इसका मतलब ये माहौल बना के मनीष सिसोदिया को खुद मरवाना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि वो उनके राज जानते हैं। अब ये बात मैं जब से बोला हूं, आज दिन भर यही चल रहा था, तब से एक अलग वंडर मचा हुआ है। लेकिन सिंपल सी बात है, आपने देखा होगा सत्येंद्र जैन जेल में थे, अभी हैं, तो सत्येंद्र जैन के जेल के कमरे में दिन भर में 14-15 लोग आते थे और वही सत्येंद्र जैन जो कोर्ट में बोले थे कि हमारा याददाश्त चला गया है, वो डॉक्यूमेंट डिस्कस कर रहे हैं और खूंखार अपराधी उनकी मालिश कर रहे हैं, मसाज करा रहे हैं। मतलब ये सिर्फ इसलिए संभव हुआ क्योंकि जेल उनकी है। तो हम लोगों ने उसकी आवाज उठाई कि भाई आप जेल का दुरुपयोग कैसे कर सकते हैं, और उसी जेल में मनीष सिसोदिया को खतरा कैसे हो सकता है। इट मीन्स कि देयर इज समथिंग बिग, कुछ न कुछ ऐसी साजिश है, कॉन्स्पिरेसी है, जिसमें हमने आज बोला है कि मनीष सिसोदिया को और सुरक्षा दिया जाए, वरना अरविंद केजरीवाल उनको रास्ते से हटाने के लिए, राज न निकले इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो इसमें हमारा 9 बीता। अब शाम को बनारस आया हूँ, अपने भांजे का एक सगाई थी और आपसे बात हो रही है।
चितरंजन पार्क से दुकानें उजाड़े जाने के संदर्भ में सिंधी समाज के लोगों ने सहायक नगर आयुक्त से मुलाकात की। शुक्रवार को बड़ी संख्या में सिंधी समाज के लोगों ने सहायक नगर आयुक्त अमित शुक्ला से मुलाकात कर चितरंजन पार्क से उनकी दुकानें उजाड़े जाने के संदर्भ में वार्ता की। इस दौरान शंकर विश्नानी ने कहा कि सन 1950 में रिफ्यूजी यहां आए थे। उन्हें भारत सरकार ने चितरंजन पार्क सहित तमाम स्थानों पर बसाने का काम किया था, लेकिन रंगभरी एकादशी के दिन अतिक्रमण के नाम पर इन दुकानदारों को उजाड़ दिया गया। जहां पर इन दुकानदारों को दुकानें दी जा रही हैं, वहां 25,000 स्क्वायर फीट के हिसाब से दुकानों का दाम मांग रहे हैं। ऐसे में लाखों रुपए में एक दुकान का दाम हो रहा है। दुकान देने की प्रक्रिया हमें उचित नहीं लग रही है। हम मांग करते हैं कि हमारा समायोजन किया जाए। अगर वहां कोई मूल आवंटी है तो उसे 10,000 में दुकान दी जाए और जो किराएदार है उसे 20,000 में दुकान दी जाए। किस लिए आए हैं, कहाँ पर आए हैं, क्या मांग है? आज हम लोग आए हैं कि अभी विगत रंग भरी एकादशी वाले दिन वाराणसी के अंदर, वाराणसी के शहर और हृदय स्थली में एक चितरंजन पार्क है, जहां पर सन 1950 में जो लोग पाकिस्तान छोड़ के, जिस समय पार्टीशन की स्थिति हुई थी, हम जो रिफ्यूजीज़ यहाँ आए थे उनको भारत सरकार के तहत चितरंजन पार्क और तमाम जगहों पर बनारस में बसाने का काम किया गया था। परंतु विकास की योजनाओं को देखते हुए रंग भरी एकादशी वाले दिन प्रशासन के द्वारा बुलडोजर चला के उन्हें उजाड़ दिया गया। और जब हम इसलिए आए हैं इनके पास नगर निगम प्रशासन के बाद, चूंकि हमें वो मुआवजे के तहत दुकानें दी गई थी और हम वैध रूप से वहाँ काबिज थे, तो हम यह नगर निगम से मांग करने आए हैं कि जिस जगह पर ये हमें बसाने की बात कर रहे हैं वहाँ हमसे यह 25,000 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से दुकानों का दाम मांग रहे हैं। तो एक एक दुकान की कीमत 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपये पड़ रही है लगभग। तो हमने इनसे यही मांग की है कि हमारा उसमें जिस तरीके से आप हमें दुकानें भी देने की प्रक्रिया अपना रहे हैं वो हमें कहीं से उचित नहीं लग रही है। इसलिए हम ये मांग करने आए हैं कि हमारा समायोजन किया जाए कि अगर मैं वहाँ का मूल आवंटी हूँ तो मुझे 10,000 रुपये में वो दुकान दी जाए। सिकमी किराएदार अगर मैं हूँ तो मुझे 20,000 में उस जगह को आवंटित देना, ये प्राविधान भी है, क्योंकि इसके पूर्व में भी इस तरीके की जो वाराणसी शहर के अंदर संजय गांधी मार्केट को जो उजाड़ दिया गया था, फिर जब दोबारा बसाया गया तो वहाँ के आवंटियों को भी 10,000 और 20,000 के दाम पर ही जो है उनको वहाँ दुकानें आवंटित की गई। तो मैंने कहा ये भेदभाव नहीं होना चाहिए, सारे लोग एक तरह हैं, व्यापारी एक तरह हैं। तो जब आप संजय गांधी मार्केट में दे सकते हैं 10 और 20,000 रुपये में दुकानें, तो हमें भी आप देने की वहाँ पर कष्ट करिए। भाई इसी मांग के तहत आए। लगभग देखिए दुकानदार तो उसमें 190 हैं, लेकिन उसमें 35 दुकानदार मूल रूप से रिफ्यूजीज हैं जिनको भारत सरकार ने मुआवजे के तहत वहाँ बसाया था, उसके बाद ही वहाँ सारे लोग बसे हैं। तो इसी के तहत आज हम मांग करने आए हैं उनसे कि हमारा वहाँ समायोजन किया जाए और जो नगर निगम और जो दशाश्वमेध बोर्ड हमसे जो कीमत मांग रहा है वो कीमत देने में भी अभी हमें उचित रूप से अब हम लोग को उचित नहीं लग रहा। और कोविड के बाद से स्थितियाँ व्यापार की भी बड़ी बिगड़ी हुई हैं, इसलिए हमें नहीं लगता है कि हम उतना पैसा देने की स्थिति में हैं। इसीलिए आज हम इनसे मांग करने आए हैं और अगर ये हमारी मांग पर उचित पहल के तहत अगर हमें उस तहत ये दुकानें देंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे, नहीं तो हमें सड़क पर आने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। बीएचयू महामना सेमिनार कॉम्प्लेक्स में एडनेट अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। जाने माने पुरातत्वविद और भटनागर फेलो प्रोफेसर वसंत शिंदे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के महामना सेमिनार कॉम्प्लेक्स में 10 मार्च से 12 मार्च तक एडनेट अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। प्रोफेसर शिंदे हड़प्पा सभ्यता की भारत में सबसे बड़ी साइट राखीगढ़ी के जीनोम एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। ये उन्हीं का शोध था जिसने लिखित इतिहास की पुरानी अवधारणाओं को बदल दिया और दोबारा से सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। इस डीएनए शोध से पता चला कि भारत के लोगों की डीएनए एंसेस्ट्री का सबसे बड़ा भाग हड़प्पा सभ्यता का है, जिसका सीधा मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता खत्म नहीं हुई, उसका डीएनए हर एक हिंदुस्तानी में पाया जाता है। उन्होंने कंकालों का 3D रिकंस्ट्रक्शन भी करवाया, जिसमें हड़प्पन लोगों की सबसे ज्यादा समानता हरियाणा के लोगों में दिखी। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए जीन वैज्ञानिक प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ने कहा कि मानव की सभ्यता को महामारियों से बचाने में हमारे जैव विविधता का बहुत बड़ा योगदान है। आधुनिक मानवों का अस्तित्व पिछले 70,000 वर्षों से है। उन्होंने हजारों महामारियों का अनुभव किया, मगर भारत में कभी ऐसा नहीं हुआ कि पूरी की पूरी सभ्यता ही नष्ट हो गई थी। पहला सेशन शुरू हुआ, उद्घाटन सत्र में कौन रहा और क्या कुछ चर्चाएं हुई हैं? जी, पहले सेशन में जो है हमारे डायरेक्टर साहब प्रोफेसर अनिल त्रिपाठी, हमारी डीन
डॉक्टर मधुलिका अग्रवाल, और इसका उद्घाटन जो है वो प्रोफेसर वसंत सिंधे, जो कि राखीगढ़ी मैन के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने हड़प्पन डीएनए पे काम किया, उन्होंने किया। उसके बाद प्रेसिडेंशियल लेक्चर जो हमारे साइंटिस्ट हैं, वेल नोन साइंटिस्ट हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के, और वही KU लुएन बेल्जियम में हैं, उन्होंने अपना उद्बोधन दिया जो कि प्रेसिडेंशियल लेक्चर था। वहाँ उन्होंने बताया कि जो रेस कॉन्सेप्ट है, जैसे हम लोग चाइनीज़, इंडियन, इस तरीके का जो रेस यूज़ करते हैं, यूरोपियन वाइट और डार्क, ये सारे कलर्स यूज़ करते हैं, वो वैलिड नहीं है। वैलिड ये है क्योंकि हम जेनेटिकली एक दूसरे से काफ़ी समान हैं, और आप एक यूरोपियन को एक भारतीय से पूरी तरीके से अलग नहीं कर सकते। हम लोग का जीन काफ़ी मैच करता है। तो इसलिए जो रेशियल कॉन्सेप्ट है, रेस के आधार पे डिवाइड करना कि गोरे हैं, काले हैं, वो चीज़ें अब नहीं होनी चाहिए, और हमें जो है DNA के बेसिस पे लोगों को डिवाइड करना चाहिए। सर आगे क्या कुछ मंथन होगा आज के बाद में, और कितने दिनों तक ये पूरा चलेगा? जी, आज और जो है 4 और 3 टोटल 7 और सेशन है। टोटल 8 सेशन इस पहले वाले में थे, पहले दिन में। तो इसमें और इसके अलावा हमारे 70 पोस्टर्स भी आज लगेंगे। 70 युवा साइंटिस्ट भारत के अपने पोस्टर्स को लगाएंगे, उस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन और डिस्कशंस होंगे। लेकिन उसके अलावा जो यूरोपियन साइंटिस्ट हैं, आज का सेशन उन्हीं लोगों का है, और वो अपने अपने काम को, जिसमें कि कैम्ब्रिज में जो प्लेग फैला, जो गंगा प्लेन में कॉलरा फैला, जो बांग्लादेश में कॉलरा फैला, वो हमारे जीन पे कितना असर डाला। और आज के टॉक का एक बहुत बड़ा ये है कि जो कोविड आया था, वो क्या हमारे जीन पे असर डालेगा कि नहीं डालेगा, क्योंकि कोविड बहुत शॉर्ट टर्म के लिए था, और जीन पे असर होने के लिए कम से कम कोई महामारी 10 साल चलती है, तब हमारे जीन पे कोई परिवर्तन होता है। सर कितने देशों के साइंटिस्ट आए हैं और कितने विदेश से आए हैं? जी, 15 देशों के लगभग 21 साइंटिस्ट आए हैं, जो कि अलग अलग सेशन में अपने व्याख्यान को देंगे। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर अनोखा बैंक बनने जा रहा है, जहां दाह संस्कार करने के बाद अस्थियां जमा होंगी। मणिकर्णिका घाट को एक अलग पहचान मिलने जा रही है। इस घाट पर साल के 365 दिन चिताएं जलती हैं, और यहाँ दाह संस्कार के साथ साथ अस्थि कलश विसर्जन करने देश और विदेश से लोग आते हैं। राज्य सरकार इस घाट पर एक अनोखा बैंक खोलने जा रही है, जहां मृत व्यक्तियों की अस्थियां रखी जाएंगी। मणिकर्णिका घाट जहां हमेशा चिताएं जलती हैं, यहाँ एक समय ऐसा भी होता है जब चिताओं की लंबी कतारें होती हैं और लोगों को दाह संस्कार के लिए इंतजार करना पड़ता है। कुछ लोग दूर दराज से आते हैं और अपने धार्मिक मान्यता के अनुसार दाह संस्कार करवाते हैं। समय ज्यादा लगने के कारण लोग चिता ठंडी होने से पहले ही वापस चले जाते हैं और वो अस्थि कलश विसर्जन की परंपरा का निर्वहन नहीं कर पाते हैं। इसी के निवारण के लिए नगर निगम ने सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें ये कहा गया है कि समय अभाव के चलते कुछ चिताएं लोग जलते हुए छोड़ देते हैं, उनका अस्थि कलश नहीं ले जा पाते हैं। अब नगर निगम वाराणसी ने नया प्लान तैयार किया है, जिसमें अस्थियों को सुरक्षित रखा जाएगा। अस्थियों को सुरक्षित रखने के लिए एक सामान्य रेट तय किया जाएगा, जिससे हर कोई इसका लाभ ले सके। नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी वाराणसी MP सिंह ने बताया कि नगर निगम ने सरकार को एक प्लान तैयार करके भेजा है, जिस पर सरकार की तरफ से हरी झंडी मिल गई है। उन्होंने बताया कि मणिकर्णिका घाट पर अस्थि बैंक बनाने की तैयारी चल रही है, जिसमें दाह संस्कार प्रक्रिया पूरी होने के बाद लोग अस्थि बैंक में पर्ची कटाकर अस्थि कलश को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके बाद जब भी उन्हें समय मिलेगा, वो ये पर्ची दिखाएंगे और अस्थि कलश को विधि विधान के साथ मां गंगा में प्रवाहित कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इसके लिए सर्वे कराया जा रहा है और जमीन की तलाश की जा रही है। जल्द ही इस काम को धरातल पर लाया जाएगा और दूर दराज से आने वाले परिजनों को इससे लाभ मिलेगा। जो अस्थियां होती हैं उनको रखने के लिए अस्थि बैंक बनाने का भी हम लोग विचार कर रहे हैं, क्योंकि एक मान्यता है कि दाह संस्कार करने के बाद अस्थियों को घर नहीं ले जाया जाता। काफी लोग उन अस्थियों को दूसरी जगहों पर प्रवाहित करते हैं, पवित्र नदियों में, तो उनके लिए यहाँ पे अस्थियों को रखने की व्यवस्था भी की जा रही है। तो सर अस्थि बैंक का भी क्या मतलब प्रोसेस क्या होगा, क्या पेमेंट वगैरह तय करना होगा, क्या होगा? अभी इस बारे में कोई विचार नहीं हुआ, लेकिन जहां तक हम लोग को लगता है और सरकार की भी मंशा है कि अपने नागरिकों को सारी सुविधाएं पहुंचा सके, मुझे लगता है ये सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क या बहुत ही नाम मात्र का कोई शुल्क होगा, उसके आधार पर की जाएगी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। काशी का पहला सुपर स्पेशलिटी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल
स्वास्थ्य से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान एक ही छत के नीचे। 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, न्यूरो सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, पीडियाट्रिक, कार्डियोलॉजी, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी, कैथ लैब, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत मुफ्त इलाज एवं टीपीए की सुविधा, लेबोरेटरी सुविधा, आईसीयू, एनआईसीयू, डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे की सुविधा, मेडिकल स्टोर, 24 घंटे चिकित्सकों की टीम मरीजों की सेवा हेतु तत्पर, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा। S 17/329 रोडवेज वर्कशॉप के सामने कैंट, वाराणसी। मोबाइल 7081022111 7081044111। सिग्नेस लक्ष्मी हॉस्पिटल, चुने सबसे सुरक्षित, सबसे विश्वसनीय। Arya Mahila Nagarmal Murarka Model School, affiliated to CBSE New Delhi, with science, commerce and arts streams. Admission open from playgroup to class 11th. Most advanced physics lab, chemistry lab and biology lab, state-of-the-art computer lab, smart classes, music classes, art and crafts, experienced and dedicated faculty members, well-stocked library, indoor and outdoor games, regular cultural activities, safe transportation. Join us now and be a part of winning experience. Arya Mahila Nagarmal Murarka Model School, Chetganj, Varanasi. स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हरतिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज, वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, LKG to senior secondary 10+2, affiliated to CBSE New Delhi, situated on the bank of Holy River Ganga, state-of-the-art computer lab, smart classes for better understanding, physics practical lab, modern chemistry lab, special classes for music, playway method for fast learning, big playground for sports like basketball, etc. Permanent big stage for cultural activities, better learning from experienced and trained teachers, safe and be sure transport facility. So join us today. Eight 918156 इंटरनेशनल हिंदू स्कूल सीबीएसई से मान्यता प्राप्त कक्षा 12 तक साइंस और कॉमर्स, जहां पर आपके बच्चों की शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण के नौनिहालों का परिचय अंकुरण। करना चाहते हैं अपने बच्चे का संपूर्ण विकास, तो आइए अंकुरण के साथ इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। Give me your children. We will work very hard
and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what India needs. खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तिलियाबाग स्थित एक रेस्टोरेंट में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। तिलियाबाग स्थित एक रेस्टोरेंट में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नगर के गणमान्य व्यक्तियों एवं मंत्री, पत्रकार, व्यापारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में अबीर, गुलाल व गुलाब के फूलों से एक दूसरे को सराबोर कर दिया गया। अनेकों होली के गीत पर देर रात तक लोग झूमते रहे। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने जमकर गुजिया व ठंडाई का आनंद लिया और एक दूसरे को होली की बधाई दी। होली खेले भनक की होली महाश्मशान में भोले बाबा और भोले की टोली खेले भनक की होली खेले भनक की होली खेले भनक की होली बाबा भनक की होली और भंगी का डमरू बाजे भंगी का डमरू बाजे उड़े है सात रंगोली खेले भगत की होली खेले भगत की होली बाबा भगत की होली खेले भगत की होली। ओपल हॉस्पिटल में विश्व गुर्दा दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। BLW रोड का करमत्ता स्थित एक हॉस्पिटल में विश्व गुर्दा दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी रहे, जिनका स्वागत उन्हें पुष्पगुच्छ प्रदान कर किया गया। इस अवसर पर गुर्दा रोग विशेषज्ञ ने सभी को गुर्दा रोग होने के बचाव और यदि गुर्दा रोग हो गया है तो उसकी देखभाल, खान पान और दवा के संदर्भ में जागरूक किया गया। वरिष्ठ गुर्दा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप राय ने बताया कि इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी और इंटरनेशनल किडनी फेडरेशन द्वारा लोगों को किडनी रोगों के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से विश्व गुर्दा दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था, जिसके तहत लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। आज जो है हम सब लोग मिलकर के विश्व गुर्दा दिवस मना रहे हैं, जो कि कई सालों से मनाया जाता है और ये मार्च के महीने में जो दूसरा बृहस्पतिवार होता है उसी दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है पूरे विश्व भर में। और इस इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी और इंटरनेशनल किडनी फेडरेशन दोनों ने मिलकर के डिसाइड किया कई सालों पहले कि गुर्दा के मरीजों को या गुर्दे के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एक दिवस मनाया जाए और वो विश्व गुर्दा दिवस के रूप में मनाया जाए। इस साल विश्व गुर्दा दिवस पर जो थीम है वो किडनी हेल्थ फॉर ऑल और जो वनरेबल हैं उनको कैसे बचाया जाए या जिनको हो गया है उनकी कैसे सुरक्षा की जाए या उनका इलाज कैसे किया जाए, इसके बारे में जो है हम लोगों को विशेष करके जागरूक करना है। इस जागरूकता के तहत जो सबसे बड़ी चीज़ उभर के आई वो कोरोना पीरियड में गुर्दे के मरीज जिनके गुर्दे ख़राब हो गए थे, जो डायलिसिस पे थे या जिनको ट्रांसप्लांट कराना था या जिनका ट्रांसप्लांट होने के बाद दवाओं की समस्या हो रही थी, ऐसी परिस्थितियां भी आई कि मरीजों को डायलिसिस कराने में दिक्कत आ रही थी। ऐसी भी परिस्थितियां आई कि ट्रांसप्लांट कराने के बाद ट्रांसप्लांट की दवाएं नहीं मिल रही थी। तो ऐसा हो रहा था कि कुछ इस तरह का सिस्टम क्रिएट किया जाए कि गवर्नमेंट के लेवल पे सिस्टम बने और सामाजिक लेवल पे भी ऐसा सिस्टम बने कि जिससे कि मरीज लोगों को असुविधा न हो और वो इन सुविधाओं का लाभ जगह जगह ले सकें। इसके तहत ही हम लोग जो है गुर्दा रोग न हो और गुर्दा रोग अगर हो गया है तो कैसे बचें, कैसे दवाई करें, क्या खान पान हो, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसके अलावा अगर हो गया है तो डायलिसिस पे मरीज है तो क्या खाना चाहिए, क्या लेना चाहिए, कौन सी दवाओं का सेवन करना चाहिए या ट्रांसप्लांट होने के बाद से क्या करना चाहिए, इसके बारे में जागरूकता अभियान किया जा रहा है। और
इससे जितने ज़्यादा लोग जागरूक होंगे हम लोग गुर्दे को खराब होने से बचा सकते हैं और देश के ऊपर एक जो भार पड़ रहा है वो कम हो सकता है। गुर्दा जैसे जो पीड़ित हैं उनको क्या क्या से बचना है और कैसे बचना है? गुर्दे से जो पीड़ित लोग हैं उनको एक तो दर्द निवारक दवाओं को नहीं खाना चाहिए, फल फूल नहीं लेना चाहिए। फल के मेवे, सूखे मेवे खाएंगे या फल खाते हैं तो उससे पोटेशियम बढ़ने का खतरा रहता है। इसके अलावा पानी की मात्रा कम लेना चाहिए, क्योंकि अगर पानी ज़्यादा पिएंगे तो सूजन हो जाएगी और इसके अलावा फेफड़े में पानी इकट्ठा हो जाता है, इससे सांस फूलने लगती है। तो इससे अच्छा ये है कि इन सब चीज़ों से बचें। इसके अलावा शुगर अगर है तो शुगर नियंत्रित रहे, ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा हुआ है तो वो नियंत्रित रहे, जिससे कि आगे चल के हार्ट की समस्या ना हो। और इन लोगों को मास्क लगा के रहना चाहिए। इवन कोरोना अगर नहीं भी है तो भी मास्क लगाने से फ़ायदा ये होता है कि इन्फेक्शन रेट बहुत कम हो जाता है। और ज़्यादातर मरीजों में जो इनकी मृत्यु होती है, चाहे गुर्दा का मरीज हो, डायलिसिस पे हो या गुर्दा प्रत्यारोपण हो चुका हो, उन सारी परिस्थितियों में हार्ट के प्रॉब्लम होने से ही, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होने की वजह से ही उनकी मृत्यु होती है। तो एक तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ को प्रिवेंट किया जाए इन पेशेंट्स में, और दूसरा ये कि दूसरा मुख्य कारण है मृत्यु का इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन अगर हम लोग प्रिवेंट कर लेते हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि इनकी मृत्यु कम होगी या बहुत सारे और जो समस्याएं आती हैं वो भी नहीं होंगी, जिससे ये ज़्यादा दिन तक जी सकते हैं, एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं और परिवार के लिए, समाज के लिए एक अपना जो है जो योगदान है वो दे सकते हैं और परिवार जो है आगे बढ़ सकता है। क्या लक्षण है कि मतलब उनको जानकारी होगी कि इसमें मुख्य रूप से बहुत से मरीजों में लक्षण नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, मोटापा है या शरीर में जो है लिपिड की मात्रा बढ़ी हुई है या दर्द की दवाएं ज़्यादा खा रहा है मरीज़ या धूम्रपान कर रहा है या अल्कोहल का सेवन कर रहा है, तो ऐसे लोगों को गुर्दा खराब होने की समस्या होने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसके अलावा अगर इन लोगों को गुर्दे खराब हो ही गए तो जिन लोगों का गुर्दा अगर खराब हो गया तो उस परिस्थिति में पैर में सूजन आ जाएगा, चेहरे में सूजन आ जाएगी, भूख नहीं लगेगी, काम करने में मन नहीं लगेगा। और अगर बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो उल्टी हो सकती है और हमेशा जो है कमजोरी महसूस होती रहेगी। तो इसको संदेश क्या देंगे इसके लिए? मेरा संदेश यही है कि जिन लोगों को ये परेशानी हो सकती है, जो संभावित लोग हैं, जो हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, उन सब लोगों को डे 1 से शुगर को या ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके रखना चाहिए, नियंत्रित करके रखना चाहिए। वजन है तो उसको कम करके रखिए, जिससे कि आपका जो है गुर्दा खराब ना हो, हार्ट पे परेशानी ना आवे। और इसके अलावा आप धूम्रपान सेवन ना करें, गुटखा ना लें, अल्कोहल का सेवन ना करें। ये सब सारी चीज़ें, दर्द की दवाओं का अनावश्यक सेवन जो करते हैं लोग, उससे भी गुर्दे खराब होते हैं, तो ये सब ना करें। जी का उद्बोधन सुन पाए, तंत्र पर जिम्मेदारी निश्चित तौर पर होनी चाहिए और तंत्र की जिम्मेदारी को तंत्र को समझना भी चाहिए। जो भी तंत्र हो, जिसकी भी सरकार हो, राज सत्ता पर जो भी बैठा हो, जो भी कार्य कर रहा है उसको करना चाहिए। लेकिन इस अवसर पर आज के दिन बस इतना ही मैं निवेदन करूंगा, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो समाज में पिछड़े हुए इलाकों में, स्पिरिचुअल डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत से जगह है। फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति उत्तर प्रदेश द्वारा होली मिलन समारोह आयोजित हुआ। फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति उत्तर प्रदेश द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उत्तराखंड से आए संजय अरोड़ा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए, जिनका माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इसके बाद सभी ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर गले मिलकर होली की बधाई दी। इस मौके पर एक से बढ़कर एक होली गीतों की प्रस्तुति की गई, जिस पर सभी झूमते नाचते दिखे। इस मौके पर बड़ी संख्या में व्यापारीगण उपस्थित रहे। होली
आज काशी की नगरी में यहाँ पहुँचा हूँ। निश्चित रूप से अभिषेक निगम जी के बुलावे पर मैं आया हूँ और पूरे उत्तराखंड के अंदर रेहड़ी पटरी वालों का प्रतिनिधित्व करता हूँ। लगभग 23 वर्ष मुझे हो गए हैं और समय समय पर जब भारत सरकार द्वारा पार्लियामेंट कमेटी बनाई गई उसमें भी प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। राज्य के अंदर फेरी नीति नियमावली बनी उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश का छोटा भाई है। अगर कुछ गतिविधियां उत्तर प्रदेश में होती हैं तो हाथ के हाथ वो लागू जो है उत्तराखंड के अंदर होती हैं, प्राथमिकता के आधार पर होती हैं। तो जिस प्रकार से यहाँ पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हर सेक्टर के उत्थान के लिए कार्य किए जा रहे हैं और अभी आप देखेंगे कि रेहड़ी पटरी वालों को मुख्य धारा में लाने के लिए किस प्रकार से सामाजिक सुरक्षा मिले, लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तो मैं तो कृतज्ञ हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ काशी के लोगों का, जिन्होंने इतना मुझे प्यार दिया, स्नेह दिया, स्ट्रीट वेंडरों ने। और निश्चित रूप से मेरा ये वचन है कि अभिषेक निगम जी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर रेहड़ी पटरी वालों का जो ये जहाज है, ये रेहड़ी पटरी वालों की जो नैया है उसको पार करें। और जिस प्रकार से G20 की बात यहाँ पर आई, निश्चित रूप से देखिए G20 एक भारत के अंदर ऐतिहासिक सम्मेलन होगा और जिसमें प्रधानमंत्री जी को अध्यक्षता करने का अवसर मिलेगा देश का प्रतिनिधित्व करते हुए। और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ G20 के बाद में दिशा और दशा स्ट्रीट वेंडर की बदलेगी, क्योंकि अब स्ट्रीट वेंडर की जानकारी के लिए, जन जागरण के लिए वो स्वयं जागरूक हो चुका है। हर क्षेत्र के अंदर स्वयं जागरूक हो चुका है। उसको अपने अधिकार पता लग चुके हैं कि कौन सा 2014 के अंदर हमारे लिए कानून बना था, राष्ट्रीय पत्र विक्रेता संरक्षण अधिनियम, और राज्य सरकार हमारे लिए क्या कर रही है। तो मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, शहर मेरा और आपका, शहर मेरा और आपका, उसको शहर को किस प्रकार से शहर के अंदर शहर समृद्धि से रेहड़ी पटरी का स्ट्रीट वेंडर जुड़े, इन सब बातों को लेकर आज यहाँ पर चर्चा हुई। मुझे सौभाग्य मिला नीलकंठ जी को सुनने का, जो यहाँ के क्षेत्रीय लोकप्रिय विधायक हैं, उनको भी सुनने का अवसर मिला। देखिए, हम लोगों का एक सूत्रीय कार्यक्रम है कि रेहड़ी पटरी वालों को मुख्य धारा में लाकर उनकी पहचान बनाकर जो राज्य सरकार के कानून हैं वो दिए जाएं। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ये कार्यक्रम आज आयोजित हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो स्ट्रीट वेंडर के लिए जो कानून है, उस कानून को किस प्रकार से क्रियान्वयन करा जाए उस पर भी यहाँ पर चर्चा हुई। और मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आपके जो मुख्यमंत्री हैं वो हमारे उत्तराखंड के हैं और उत्तराखंड का एक व्यक्ति इस पूरे उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो आपको इससे अंदाजा हो गया होगा कि उत्तराखंड एक पर्वतीय क्षेत्र है। उस पर्वतीय क्षेत्र में पर्वत पुत्र, जो यहाँ के योगी जी मुख्यमंत्री हैं, एक पर्वत पुत्र की बातें वो जो ठान लेते हैं उसको करते हैं, और जो उनके आत्मविश्वास है, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उनको सहयोग मिल रहा है। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि वो दिन दूर नहीं है कि अब स्ट्रीट वेंडर का किसी प्रकार का कोई शोषण नहीं होगा। उसको वेंडिंग जोन मिलेंगे, हॉकिंग जोन मिलेंगे, और जो उसकी राज्य फेरी नीति नियमावली है वो क्रियान्वित होगी। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। वाराणसी पहुंचे दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लगाए बड़ा आरोप, कहा मनीष सिसोदिया को जान से मारने की है साजिश। चितरंजन पार्क से उजाड़े जाने के संदर्भ में सिंधी समाज के लोगों ने सहायक नगर आयुक्त से की मुलाकात। बीएचयू महामना सेमिनार कॉम्प्लेक्स में एडनेट अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का हुआ आयोजन। और वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर अनोखा बैंक बनने जा रहा है, जहां दाह संस्कार के बाद जमा होंगी अस्थियां।
तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।